एवरीवन, दिस इज ज्योति वंस अगेन इन फ्रंट ऑफ यू टू डिस्कस लॉ कॉन्सेप्चुअली। और आज के इस वीडियो में मैं फिर से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ। टॉपिक का नाम है एफआईआर एंड टाइप ऑफ एफआईआर। एफआईआर तो आप जानते होंगे, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। क्या मीनिंग है इसका? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। आपको पता है कि एफआईआर हम क्यों दर्ज करते हैं? ऑब्वियसली जब कोई क्राइम हो जाता है तो हम पुलिस वाले को जाकर एफआईआर दर्ज करते हैं, सभी को पता है ये बात। लेकिन आपको पता है एफआईआर की कोई डेफिनेशन हमें सीआरपीसी में नहीं दे रखी है। एफआईआर इज नॉट डिफाइंड, इट्स जस्ट अ सिंपल इंफॉर्मेशन फर्स्ट इन टाइम, जिसको कहते हैं तो पुलिस वाले को पहली बार किसी क्राइम के बारे में इंफॉर्मेशन मिली, उसी को हम कहते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन और उठता है। अगर मान लीजिए किसी ने टेलीफोन पर पुलिस वाले को कहा कि प्लीज़ आप जल्दी आ जाइए, हमारी लोकेलिटी में रॉबर्स घुस आए हैं, या मेरे घर पे रॉबर्स घुस आए हैं, या मेरी लोकेलिटी में किसी का मर्डर हो गया है, तो क्या ये एफआईआर कहलाएगी या ये एफआईआर नहीं कहलाएगी? अब ये क्वेश्चन जो है मैं किसी और वीडियो में डिस्कस कर लूँगी, बट ये पॉइंट ऑफ डिस्कशन ज़रूर है। खैर, अभी यहाँ पर आते हैं। एफआईआर हम दर्ज कराते हैं जब कोई क्राइम हो जाता है, लेकिन मान लीजिए, जस्ट टेक एन एग्जांपल कि लेट्स सपोज दो जने हैं, उन दोनों ने क्या किया, आपस में प्लानिंग किया कि हम लोग क्या करेंगे, एक से घर में घुसेंगे और हम लोग उसका घर पे चोरी करेंगे। ठीक है, अब ये तो इन्होंने क्या किया, उन्होंने प्लानिंग किया, दैट मीन्स इन लोगों ने क्या किया, कॉन्स्पिरेसी किया, है ना। सबसे पहले इन्होंने कॉन्स्पिरेसी कर दी। कौन सा सेक्शन है? 120A ऑफ आईपीसी। फिर इन दोनों ने क्या किया कि ये दोनों घर में घुसे। अब जब इन्होंने किसी और की प्रॉपर्टी में एंटर किया इनलीगली, तो फिर इन्होंने क्या किया, दे कमिट द ट्रेसपास, है ना। ये आपको कहाँ दिया हुआ है? सेक्शन 441 में है आईपीसी। पहले यहाँ पे डिफाइन है, पनिशमेंट का सेक्शन दूसरा है, तो ये इन्होंने दूसरा ऑफेंस कमिट किया। फिर वो लोग जब घर में घुस गए तो फिर क्या हुआ, उन्होंने एंट्री ली और वहाँ पे जाके एक वॉचमैन खड़ा हुआ था, तो वॉचमैन को क्या किया, उन्होंने थोड़ा सा मारा और उसको बेहोश कर दिया। फिर इन्होंने तीसरी टाइम क्या किया, इन्होंने दे कमिट दी ग्रीवियस हर्ट। ठीक है, इन्होंने ये तीसरा ऑफेंस किया, ग्रीवियस हर्ट का। फिर इन्होंने क्या किया कि अल्टीमेटली एक्स के रूम में गए और एक्स ने देख लिया कि इसके हमारे घर में कोई घुस आया है, तो उसने थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्ट करने की कोशिश की और इसी हाथापाई में क्या हुआ, एक्स का मर्डर हो। अल्टीमेटली इन्होंने क्या किया, मर्डर किया। और फिर घर में जो भी सामान था वो लेके ये भाग गए। तो क्योंकि यहाँ पर हर्ट मतलब मर्डर हुआ है, किसी की डेथ कमिट कर दी है इन्होंने, तो वो चोरी नहीं, फिर वो रॉबरी हो जाती है। तो इन्होंने अब क्या किया, रॉबरी करी, 1 2 3 4 5। मेरा पॉइंट ये है कि इन 5 ऑफेंसेस के लिए एक एफआईआर दर्ज होगी या फिर 5 एफआईआर लॉन्च होंगी? इन पांचों की एक एफआईआर दर्ज होगी या फिर इन पांचों के लिए अलग अलग एफआईआर दर्ज होगी? इन पांचों ऑफेंसेस के लिए एक सिंगल एफआईआर लॉन्च की जाएगी। ठीक है, क्या किया जाएगा, एक सिंगल एफआईआर लॉन्च की जाएगी। जब ये सारे एक कई सारे ऑफेंसेस एक ही ट्रांजैक्शन में किए जाते हैं, ये सब एक ही ट्रांजैक्शन में किए गए ना, तो जब एक ही ट्रांजैक्शन में ऑफेंसेस किए जाते हैं तो अल्टीमेटली इसको क्या कहा जाता है, केस कहा जाता है। और इस केस के लिए एक एफआईआर दर्ज होती है। अब ये केस कॉग्निजेबल केस है या ये नॉन कॉग्निजेबल केस है, दैट डिपेंड्स कि ये ऑफेंसेस किस टाइप के हैं। इसको भी समझ लेते हैं कि केस कॉग्निजेबल होगा या नॉन कॉग्निजेबल होगा। देखिए, अगर ये सारे ऑफेंसेस 1 2 3 4 एंड 5 अगर ये सब कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं, सब कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो फिर ये केस क्या बन जाएगा, कॉग्निजेबल केस बन जाएगा। ठीक है, अगर ये सारे के सारे यानी पांचों के पांचों अगर ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं, तो केस क्या बन जाएगा, नॉन कॉग्निजेबल केस बन जाएगा। अगर इन पांचों के पांचों में से लेट्स सपोज 4 तो क्या है, कॉग्निजेबल है, ये तो 4 अपनी क्या है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, लेकिन फिफ्थ वाला क्या है, ये नॉन कॉग्निजेबल है। या आप इसका उल्टा भी कर लीजिए, चारों ऑफेंसेस नॉन कॉग्निजेबल हैं और ये जो हमारा फिफ्थ वाला है, खाली फिफ्थ वाला क्या है, कॉग्निजेबल ऑफेंस।
तो अगर सारे ऑफेंसेस में से कोई एक भी अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है ना, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट बाकी के ऑफेंसेस नॉन कॉग्निजेबल हैं, तो अल्टीमेटली केस क्या होता है, कॉग्निजेबल केस होता है। ठीक है, तीनों चीज़ें समझ गए। अगर सारे ऑफेंसेस कॉग्निजेबल हैं तो कॉग्निजेबल केस हो गया, सारे ऑफेंसेस नॉन कॉग्निजेबल हैं तो वो नॉन कॉग्निजेबल हो गया। अगर मिक्स्ड है, कुछ कॉग्निजेबल है कुछ नॉन कॉग्निजेबल है, तो इस मिक्स्ड वाली सिचुएशन में क्या होगा, अल्टीमेटली केस कॉग्निजेबल केस माना जाएगा और इस केस के लिए एक एफआईआर लॉन्च की जाती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप सभी को। अगर अच्छा एक पॉइंट और उठते हैं, हमें पता कैसे चलता है कि कोई ऑफेंस कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है, ये कहीं पर भी सीआरपीसी में डिफाइन नहीं है। ये आपको मिलेगा जब आप सीआरपीसी का शेड्यूल देखेंगे। सीआरपीसी का अगर बैरक आपके पास है, सबसे लास्ट में ओपन करिए, तो लास्ट में आपको एक शेड्यूल मिलेगा। ठीक है, वहाँ पर 6 कॉलम्स बने हुए हैं और उसमें आपको मिल जाएगा, वहाँ पे ऑफेंस का नाम लिखा हुआ है, उसका सेक्शन नंबर लिखा हुआ है, फिर उसके आगे लिखा हुआ है ये पर्टिकुलर ऑफेंस कॉग्निजेबल है या ये ऑफेंस या फिर ये पर्टिकुलर ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल है। जिसके आगे कॉग्निजेबल लिखा है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, जिसके आगे नॉन कॉग्निजेबल लिखा है वो क्या हो गए, नॉन कॉग्निजेबल हो गए। ठीक है, तो कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल के हमें डेफिनेशन जरूर सीआरपीसी में दी हुई है, लेकिन एक्चुअली में वो डिफरेंस हमें डिफाइन कर नहीं रही है, वो हमको सिर्फ एक डिफरेंस दे रही है दोनों ऑफेंसेस के बीच में। डिफाइन कहाँ है ऑफेंसेस, सीआरपीसी के शेड्यूल में। ठीक है, तो चलिए ये तो खैर ये बातें हो गई। अब एफआईआर हमने यहाँ पर लॉन्च कर दी। एफआईआर कहाँ पे दर्ज की जाती है, बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 154 सीआरपीसी। ठीक है, जब भी कोई पुलिस वाला सबसे पहले कोई इंफॉर्मेशन क्राइम की सुनता है तो उसको वो रिकॉर्ड करता है इन अ मैनर मेंशन अंडर सेक्शन 154 सीआरपीसी। ठीक है, और उसके बाद अपनी एफआईआर दर्ज करने के बाद वो अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है। तो ये तो ऑल अबाउट हुआ एफआईआर के बारे में। अब एफआईआर के टाइप्स कितने होते हैं, हाउ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एफआईआर आर देयर। अब यहाँ पर मैंने कुछ यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। जनरल एफआईआर, जनरल एफआईआर जो सब कुछ सही है और 154 के सेक्शन के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड की गई है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, हमारे पास मैंने आपको बताया ऑफेंसेस जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, है ना। एक होता है कॉग्निजेबल, एक अपना होता है नॉन कॉग्निजेबल। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जब भी कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन पुलिस वाले रिसीव करते हैं तो उसके लिए वो क्या करते हैं, एफआईआर दर्ज करते हैं। लेकिन वही अगर वो एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन उनको जब मिलती है, मतलब कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हो गया है, जब उनको उसकी इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो एफआईआर लॉन्च नहीं करते हैं, वो क्या रिकॉर्ड करते हैं, एनसीआर। एनसीआर मतलब नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, एक और ऐसे ऑफेंस की रिपोर्ट है जो कि नॉन कॉग्निजेबल है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अब आ जाते हैं इस पर टाइप्स ऑफ एफआईआर। तो अगर मान लीजिए पुलिस वालों को एक कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन मिली है तो वो क्या करेंगे, एफआईआर दर्ज करेंगे। किस तरीके से करेंगे, द मैनर एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 154। एक होगी या कई होंगी ये बात मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। यहीं पर अगर इस एग्जांपल में सिर्फ एक ही ऑफेंस हुआ होता, अगर मान लीजिए खाली मर्डर किया होता तो एक ऑफेंस के लिए एक एफआईआर दर्ज हो गई होती, या अगर ये पांचों अलग अलग ट्रांजेक्शन में किए गए होते। ठीक है, मतलब मान लीजिए कॉन्स्पिरेसी की गई किसी वाई के मर्डर के लिए, फिर हमने एक्चुअली में मर्डर किसी एक्स का कर दिया, यानी कॉन्स्पिरेसी और मर्डर क्या है, ये एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। तो उस कॉन्स्पिरेसी के लिए, क्योंकि वो कॉन्स्पिरेसी किसी वाई के लिए की गई थी, तो उसके लिए एक अलग एफआईआर दर्ज होगी। और मर्डर एक्स का हुआ है तो एक इसकी अलग एफआईआर लॉन्च होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये सब एक ट्रांजेक्शन में किए गए हैं और सब एक ही ऑफेंस का पार्ट है, तो इन सब के लिए क्या होगी, एक सिंगल एफआईआर दर्ज की जाएगी। नाउ व्हाट इज जीरो नंबर एफआईआर, दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। देखिए, हमने सुना ही होगा कि पुलिस वालों के पास जाओ तो वो दे रिमेन वेरी रिलक्टेंट टू लॉन्च दी एफआईआर। ठीक है, कई बार वो रिफ्यूज भी कर देते, इवन अगर कई हमारे देश में ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, लोग वहां तक नहीं जाते क्योंकि उनको पता है कि पुलिस वाले उनके लिए एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे। कई रेप केसेस भी इससे रिकॉर्ड नहीं हो पाते हैं क्योंकि उनको अपना लॉ का नॉलेज है नहीं, उनको दे आर इलिटरेट, और पुलिस वाले उनका एफआईआर दर्ज करते नहीं है। पहली चीज, पुलिस वाला कभी भी एफआईआर लॉन्च करने से मना नहीं कर सकता है। दिस हैज बीन हेल्ड इन ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2013 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अगर अच्छा, अब होता क्या है, मेन रीजन क्या आता है कि भाई ये मेरे जुरिस्डिक्शन का मैटर नहीं है, आप उस वाले पुलिस स्टेशन पर जाइए, यहाँ में ये मेरे उसमें नहीं आता, कहते हैं ना पुलिस वाले ऐसा। तो दे कैन नॉट से दिस एज वेल, दे कैन नॉट डिनाई
कि मैं एफआईआर नहीं दर्ज करूंगा जस्ट ऑन द ग्राउंड कि उनके पास जुरिस्डिक्शन नहीं है। अगर उनके पास जुरिस्डिक्शन नहीं है, लेट्स सपोज मर्डर हैज बीन कमिटेड इन अजमेर, अजमेर में एक मर्डर किया गया और जयपुर में आके उसकी क्या की जा रही है, एफआईआर को दर्ज किया जा रहा है। ठीक है, तो एफआईआर जयपुर में जो किया जा रहा है, यहाँ वो नहीं कहेगा कि मेरे पास जुरिस्डिक्शन नहीं है, ही विल लॉन्च दी एफआईआर, बट वो कौन सी एफआईआर दर्ज करेगा, 0 नंबर एफआईआर। मतलब क्योंकि क्या होता है, हर एफआईआर का नंबर होता है ना, हर एफआईआर का एक नंबर होता है, वो नंबरिंग उनको देनी होती है, तो उस नंबरिंग की जगह पर वो 000 करके एक नंबर दे देते हैं। फिर क्या करेंगे, वो जो भी कंसर्न पुलिस स्टेशन है जिसके पास एक्चुअल में जुरिस्डिक्शन है, ये 0 नंबर एफआईआर क्या होगी, वहां पर ट्रांसफर कर दी जाएगी और फिर वहां पर कार्रवाई शुरू होगी। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ 0 नंबर एफआईआर। ठीक है, तो इवन ऑन द ग्राउंड ऑफ जुरिस्डिक्शन, सॉरी नो जुरिस्डिक्शन, पुलिस वाले कैन नॉट से दैट वी कैन नॉट लॉन्च द एफआईआर। they can they can lodge the 0 number FIR and transfer the FIR to the concerned police station which actually have the jurisdiction. Now come to the next cross FIR। जैसे मान लीजिए कोई एक A है और B के बीच में दोनों में क्या हो गई, लड़ाई हो गई, दोनों में हाथापाई हो गई, A ने अपनी FIR दर्ज करा दी, B ने अपनी FIR दर्ज करा दी। ठीक है, तो दोनों लड़ाई तो एक ही हुई थी, उसी लड़ाई के लिए A ने भी FIR दर्ज करा दी, B ने भी FIR दर्ज करा दी। तो इसी को हम क्या कह रहे हैं, क्रॉस FIR। ए ने बी के लिए एफआईआर करा दिया, बी ने ए के लिए करा दिया, तो ये क्या हुआ, क्रॉस हो गया, क्रॉस एफआईआर। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, अब इस सिचुएशन में क्या होता है, क्योंकि मैटर एक ही है और एफआईआर 2 हो गई हैं, तो उस केस में क्या होता है कि कोर्ट क्या कर देगा, इनको मर्ज कर देगा, क्लब कर देगा इनकी एफआईआर को और एक साथ स्टार्ट करेगा। ठीक है, जहाँ पर भी बी या तो बी ए वर्सेस बी की लॉ यहाँ पर मर्ज हो जाएगी या ये वाली यहाँ मर्ज हो जाएगी और आगे कंटिन्यू हो जाएगी। फिर आती है एंटे टाइम एफआईआर। एंटे टाइम एफआईआर मतलब कि क्राइम तो हुआ, लेट्स सपोज 4 बजे दोपहर में, और इसकी इसी क्राइम की जो एफआईआर दर्ज कर दी गई वो कितने बजे करी गई, 3 PM पर की गई। ऐसे कैसे हो सकता है, हाउ इज दैट पॉसिबल, क्राइम होने से पहले एफआईआर कैसे दर्ज हो जाएगी, दैट इज इम्पॉसिबल है ना, क्राइम होगा जब भी तो एफआईआर दर्ज होगी, क्राइम हुआ नहीं तो एफआईआर कैसे लॉन्च हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या होता है, पुलिस वालों का जो रोल होता है वो कहीं ना कहीं नैलिफाइड मैनिफेस्ट होता है, एंड दे हैव टू गिव द वेरी स्ट्रॉन्ग रीज़न कि भाई ये टाइम एंटे क्यों है, क्राइम से पहले एफआईआर कैसे दर्ज हो गई, दे हैव टू गिव द गुड रीज़न। मे बी वो कह सकते हैं कि हमारे जो पुलिस स्टेशन की घड़ी है वो ख़राब हो गई थी, इस वजह से रिकॉर्डिंग जो हुई वो गलत हो गई, तो वो जो भी डिसीजन है, बट यस पुलिस वालों का जो एक्ट होता है कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन मार्क में आ जाता है, एंड दे हैव टू जस्टिफाई दैट व्हाई द एफआईआर इज एंटी टाइम। ठीक है, अगर वो जस्टिफाइड रीजन दे देते हैं तो एफआईआर वैलिड रहता है, वहीं का वहीं रहेगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। नाउ इट्स अबाउट द मल्टीपल एफआईआर। मल्टीपल एफआईआर जैसे मान लीजिए कि एक किडनैपिंग हुई है, एक ए चलिए बच्चे का नाम हम लोग रख देते हैं चाइल्ड, चाइल्ड से हो गया सी, इस बच्चे का क्या हुआ, किसी जेड ने क्या किया, किडनैप कर लिया। किडनैप कहाँ से किया, जेड ने किडनैप किया जयपुर से। ठीक है, जयपुर में इसने किडनैप किया, फिर ये लेके गया कहाँ, अजमेर में, अजमेर से आगे वो इसको लेके गया कोटा में, फिर उसके आगे वो लेके गया उदयपुर, और उदयपुर में जाके इन्होंने क्या किया, किडनैपर्स ने इसको बच्ची को क्या किया, एबडक्ट कर लिया, मतलब वहां पर इसको 3-4 दिन रखा। ठीक है, यहाँ पर लेके गए, यहाँ पर एक दिन रखा, फिर यहाँ लेके गए, फिर यहाँ पे रखा, फिर यहाँ पर अल्टीमेटली जाके एक जगह पर जाकर बंद कर दिया, बच्चे को छुपा के रख दिया। ठीक है, अब हुआ क्या, बच्ची जब रिकवर हुई तो वो उदयपुर से रिकवर हो गई, तो एक एफआईआर जो उदयपुर में कर दी गई। फिर वो क्या हुआ था, किडनैपिंग क्योंकि जयपुर से हुई थी तो यहाँ जयपुर में भी एफआईआर को दर्ज कर दिया गया। तो अगेन एक ही मैटर पे क्या हो रहा है, कई एफआईआर दर्ज हो रही। ठीक है, हमने जयपुर में भी कर दी, हमने उदयपुर में भी कर दी, ये क्या हो गई, दिस इज द केस ऑफ मल्टीपल एफआईआर। यहाँ पर केस एक ही है, देयर इज अ सेम केस, केस सेम है, मे बी यहाँ पे ऑफेंसेस अलग अलग हो। अगर मैं वो पहला वाला एग्जाम्पल की बात करूँ तो अगर मान लीजिए ये वाला जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, लेट्स सपोज इसकी हमने 3 एफआईआर दर्ज कर दी अलग अलग ऑफेंसेस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैटर मतलब कहने का मतलब है कि
अगर ऑफेंसेस अलग अलग हैं तो एफआईआर अलग अलग हो जाएंगी, लेकिन अगर सेम ट्रांजैक्शन में कोई ऑफेंस किया गया है, नो मैटर कई सारे ऑफेंसेस कर दिए गए हैं, तो उसकी मैंने आपको बताया सिंगल एफआईआर होगी। लेकिन अगर सिंगल से एक हमने और इस एफआईआर के प्लस हमने एक और एफआईआर दर्ज कर दी होती, तो फिर ये क्या हो जाता है, दिस विल केस बिकम्स दी केस ऑफ मल्टीपल एफआईआर। ठीक है, तो मल्टीपल एफआईआर में क्या होता है कि या तो वो क्लब कर दिया जाता है, या फिर क्या होता है, हम हाई कोर्ट के थ्रू बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 482, कौन सा, सेक्शन 482 सीआरपीसी के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, इस वाली जो एक किसी भी एक एफआईआर को हम क्वैश करवा लेंगे। ठीक है, ये काम सिर्फ हाई कोर्ट ही कर सकता है। ये 482 क्या देता है हमको, इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट। क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में इनहेरेंट पावर्स जो होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट के पास हैं। और अगर उसको लगता है कि ये मल्टीपल एफआईआर हो गई हैं, तो भाई एक ही केस पर एक ही एफआईआर चलेगी ना, कई एक ही इन्वेस्टिगेशन तो चलेगी। अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 एफआईआर ले लें, तो मालूम पड़ा जयपुर में भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उदयपुर में भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, फिर ट्रायल भी दो दो जगह चल रही है, तो उससे क्या फ़ायदा है, जब अल्टीमेटली जजमेंट एक आना है। तो इट इज़ बेटर कि हम एक एफआईआर को क्वैश करा दें। तो मल्टीपल एफआईआर के केस में क्या होता है, हम 482 सीआरपीसी में हाई कोर्ट के थ्रू जाके एक एफआईआर को, या जितनी भी हैं, अगर 3 है तो 2 को हमने क्वैश करा दिया और एक जो है हमारी आगे चलते रहती है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द एफआईआर एंड द type of FIR. I hope you get the point what I tried to make you understand. Still, if you find any doubt, please put your question in a comment section. Thank you so much for watching this video. If you like this video, please subscribe my channel, like my video, and do share with your friends. Thank you. Take